सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कुदरत ने दुनिया का इम्तिहान अभी शायद मज़ीद लेना है, लेकिन पाकिस्तान के कड़े इम्तिहान का वक्त शायद गुजर चुका है, क्योंकि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि कोरोना का फैलाव जारी है और उसी तरह जारी है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कि कोरोना का जोर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर की अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर में नाजरीन कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसल इजाफे के साथ 1,50,99,000 से भी ज़ायद हो चुकी है और 6 लाख से ज़ायद अफराद इस बीमारी के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अमरीका की अगर बात करूं तो अमरीका बादस्तूर कोरोना का गढ़ बना हुआ है, जहाँ मरीजों के साथ साथ हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक से ज़्यादा हैं। मरने वालों की तादाद 1,50,000 के करीब पहुँच चुकी और 40 लाख से ज़ायद मरीज़ हैं वहाँ। अगर मैं ब्राज़ील की बात करूँ तो ब्राज़ील में 21 लाख मरीज़ और 80,000 से ज़ायद अमवात के साथ ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। और भारत की सख्त तरीन लॉकडाउन की पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हुई और कोरोना का फैलाव मज़ीद तेज़ होने के बाद आपको मैं बताती चलूँ कि भारत तीसरे नंबर पर पहुँच चुका है, जहाँ मरीज़ों की तादाद 11 लाख और हलाकतें 28,000 से भी बढ़ चुकी हैं। अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस में कोरोना के 7 लाख से ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं और मरने वालों की तादाद 12,000 से भी ज़ायद है। साउथ अफ्रीका, वहाँ पे 3 लाख मरीज़ है और 5,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। पेरिस में कोरोना के 3.5 लाख से ज़ायद केसेस हैं और मरने वालों की तादाद 13,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। मैक्सिको में भी 3.5 लाख कोरोना के तस्दीक शुदा मरीज़ हैं और ज़िंदगी हारने वालों की तादाद 40,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। स्पेन की बात करूं तो स्पेन में भी 3 लाख से ज़्यादा केसेस हैं और मरने वालों की तादाद 28,000 के करीब है। अगर बरतानिया की बात करूं तो बरतानिया में कोरोना के 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं और इस बीमारी से ज़िंदगी की जंग हारने वालों की तादाद 45,000 से भी बढ़ चुकी है। ईरान की बात करूँ तो ईरान में 2 लाख मरीज़ और 14,000 अमवात। सऊदी अरब में 2.5 लाख मरीज़ और 2,000 से ज़ायद अमवात हैं। अच्छा, चीन जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है और रोज़ाना सिर्फ चंद नए कोरोना मरीज़ सामने आते हैं और इससे अमवात में भी काफ़ी अरसे से कोई ज़्यादा इजाफा सामने नहीं आया। अच्छा, चीन में कोरोना मरीज़ों की तादाद जो है वो 83,000 से ज़ायद है, लेकिन मज़ीद अमवात रिपोर्ट नहीं हुई हैं। अगर पाकिस्तान की बात करूं, हमारे प्यारे मुल्क की, तो पाकिस्तान कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद के हवाले से जो ममालिक की फ़हरिस्त है उसमें 12वें नंबर पर है और पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की जो तादाद है वो 2.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। मरने वालों की तादाद 5,500 से ज़ायद है, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना के ख़िलाफ़ जंग जीतने वालों की तादाद भी 2,10,000 से ज़ायद है। आज की सुबह तक पाकिस्तान में 1,589 नए केसेस और 27 अमवात का इजाफा हुआ है और 2,438 अफराद ने कोरोना को मात दी है। मुल्क में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को कराची में सामने आया था, आपको याद होगा, और उसके बाद कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा भी देखने में आया था। अच्छा, कोरोना की जो पीक है वो अप्रैल के महीने से शुरू हुई थी, जो जून में अपनी इंतहा को जा पहुंची थी और एक दिन के अंदर 5,000 केसेस तक रिपोर्ट भी हुए थे, आपको याद होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो करंट सिचुएशन है, अब की जो सूरत हाल है, उसमें बेहतरी, कुछ हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतरी आती दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए वफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतों ने भी अपने अपने तौर पर हिफाजती इक़दामात किए। कहीं सख्त, कहीं नर्म लॉकडाउन दिखाई दिया, SOPs तरतीब दी गई। दुनिया जब लॉकडाउन की जानिब बढ़ रही थी, तब भी आपको याद होगा कि अपोजिशन ने भी मुल्क में सख्त तरीन लॉकडाउन का मुतालिबा कर दिया था। लेकिन साथ ही आपको मैं याद करवाती चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस मार्च लॉकडाउन की नई इस्तिलाह भी मुतारिफ़ करवाई थी, जिस पर आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, उनको तनकीद का सामना करना पड़ा, उनका मजाक और तमस्खर भी उड़ाया गया और इस फैसले को हमाकत भी कहा गया। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और मुल्क में कोरोना का वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन को ही उन्होंने करार दिया। अच्छा, अब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान स्मार्ट लॉकडाउन पर होने वाली जो बहस है, आपको अगर याद नहीं है
तो मैं ज़रा चाहूँगी, मेरी टीम ने क्लिप तैयार किया है, ज़रा टीम वो चलाइएगा, लोग एक झलक देखें। अच्छा, अब सवाल ये नाज़रीन कि क्या पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली है ये कामयाब रही है या फिर नहीं। मुल्क में कोरोना केसेस में जो कमी है, लेकिन अपोजिशन इसका क्रेडिट किसी तौर पे भी हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को देने को तैयार नहीं है। अगर कोरोना केसेस पे कमी स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से नहीं है, तो फिर क्या ये जोर कुदरती तौर पर टूट गया, हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर्स जो पहले सख्त तरीन लॉकडाउन का मुतालिबा कर रहे थे, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्या स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत करेंगे डॉक्टर्स? बड़ी ईद पर जो SOPs है उसकी खिलाफ वर्जी कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करूंगी। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सवाल कोर्ट में फेंकती हूँ। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब है, मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये आपको कितना कामयाब दिखाई देता है? मैंने तमाम ममालिक का बताया कि वहाँ पे क्या ग्राफ है, वहाँ पे कितने ज़्यादा केसेस हैं, कितनी अमवात है, और पाकिस्तान का भी हमने बताया तमाम नाजरीन को। आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो पाकिस्तान में केसेस कम है उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि जो हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसको फॉलो किया, हमारी जो पॉलिसी थी या हिकमत अमली थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, या कोई और वजह आपको दिखाई देती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा आपका कि आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इस सारे अमल के ऊपर। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और उसका मैं सदर होने के नाते जो है इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट और आजकल लाहौर का भी सदर हूँ, तो हमने तंजीमों के हवाले से सर्टनली लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और ये सारी बहस छिड़ी गई, और उसके साथ हम अनकंक्लूडेड किस्म का किसी की तरह रहे। हमारे डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ ने, डिफरेंट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो वो किया तो मैं उसके लिए, आपने बड़ा अच्छा पैकेज लाया, और आपने अभी जो उन्वान भी रखा है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वेदर दिस इज़ द की टू सक्सेस जो किया गया, और ऐसा समझा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने इसकी जो इस तरह है जो वो ईजाद की। थोड़ा सा अगर आप इसके साथ WHO को भी अटैच कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता कि WHO ने जो ये कहा था कि 6 उन्होंने पॉइंट्स दिए थे कि जब आपके साथ ये 6 पॉइंट्स पूरे हो जाए, और जिसमें मेनली ये था कि वेदर यू हैव कम टू द कंट्रोल, और जब आप देते हो उनके साथ जो कि मरीज आपके साथ आ रहे हैं, आपके हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट उसका बर्डन उठाने के लिए आपकी जो अवामुन्नास है, आपकी खल्क़े खुदा है, वो उसके अंदर अवेयरनेस इतनी दे देती हो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, अपने हैंड वॉश और बाकी जो अपने रवैये वो बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप इस काबिल हो जाते हो कि आप उन सारे जो मसाइल हैं उनको एडअप करने की खातिर तैयार हो, तो देन यू गो फॉर कि आप लॉकडाउन अनलॉकडाउन, दिस इज द इंटरनेशनल, उसके साथ मतलब इसको आप स्मार्ट कह लें, नॉन स्मार्ट कह लें, रीजनल कह रहे हैं, जहाँ से है। ऑस्ट्रेलिया आपके सामने मिसाल है कि उन्होंने एक सूबे के अंदर कर दिया जहाँ उनके साथ ज्यादा था, एक शहर के अंदर कर दिया, फौज वहाँ पे बुला ली, तो दुनिया के अंदर ये थे। बट एनी हाउ, अगर ये क्रेडिट हम समझते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की इस्तलाह है और दुनिया उसको फॉलो करेगी, तो मुझे एज मेडिकल एसोसिएशन और जाती हैसियत से कभी तौर पर जो है आई एम प्राउड ऑफ इट कि अगर हमने कोई इन्वेंट किया और उसके साथ दुनिया ने हमारी पैरवी की, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा है। अच्छा डॉक्टर जी अब आने के लिए कि जो आपने ये फरमाया कि यहाँ पे हमारे जो हैं कोविड-19 के साथ या कोरोना के पेशेंट्स हैं जो कम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उसके लिए जो सीरियसनेस है, जो हमारे साथ सीरियस पेशेंट्स आ रहे थे, हॉस्पिटल के साथ आ रहे थे, अभी मैं आज देख रहा था कि सिंध हुकूमत ने आपके कराची की तरफ से कहा कि 80% पेशेंट दे वर बीन ट्रीटेड एट होम। अब हमारा ये मानना है कि 90% पेशेंट्स आर सिम्टम फ्री, मतलब 86 to 90% पेशेंट उनको सिम्टम ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं चलता कि दे आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको पता ही नहीं चलता। अब इसके लिए कराची के अंदर आज ही आई वाज गोइंग थ्रू अ स्टडी, प्रेस के साथ भी है कि उन लोगों ने जो था IGM और IGG के साथ करके ये सारा टेस्ट करके देखा कि कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो उनकी स्टडी के मुताबिक ये है कि 30 to 40% मोस्ट पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर तक 60 to 70% पीपल विल बी गेट इन्फेक्टेड, एंड दे आर डिपेंडिंग अपॉन द हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी ये है कि इज्तिमाई कुव्वत मुदाफियत, आप मुझसे जानती हैं, बेहतर जानती हो, एंड वी पीपल टॉक्ड अबाउट इट, हर्ड इम्यूनिटी। और कोविड के लिए, कोरोना की खातर हर्ड इम्यूनिटी इज स्टिल अंडर क्वेश्चन। ये 3 महीने के लिए आप एंटीबॉडीज बनती हैं, 6 महीने के लिए रहती हैं, साल के लिए रहती हैं, अभी तक साइंस उसके ऊपर जो खामोश है। तो इस वजह से ये कह देना कि हमारे मुल्क के अंदर हमने कोरोना
मात दे दी और हमारे कुछ सिस्टम ने इसको कर लिया, मैं समझता हूँ और मेरी नाकस राय के अंदर ये है कि नहीं डॉक्टर साहब देखिए, आपकी बातों से मैं अग्री करती हूँ, बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक बातें कर रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये डॉक्टर साहब आप समझेंगे कि बाकी जब ममालिक के साथ हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में केसेस में कमी देखने को मिलती है, तो फिर जाहिर बात है सवाल तो उठता है कि कमी क्यों है। चले हम नहीं कहते स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से है, हर्ड इम्यूनिटी की बात नहीं करते, आप क्या कहते हैं? आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर भी हैं, आप क्या कहते हैं कि क्यों कम है? जी फिजा, मैं एक आपसे डॉक्टर साहब बात अर्ज करना चाहूँगा कि अगर हमारी ये हिकमत अमली जिसको हम समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हमारा कम हुआ, तो मैं समझता हूँ इसमें सोशो इकोनॉमिक एलिमेंट को तो आप ले सकते हो कि लोगों के साथ जो मसाइल हैं, जो गुर्बत और बेरोजगारी का एलिमेंट था उसके साथ हमने वैसे नहीं किया जैसे दुनिया या जो भी तरक्की पजीर मुमालिक है उनके साथ, दिस आई कैन एग्री अपॉन। लेकिन इस स्मार्ट लॉकडाउन की तरजीह की खातिर अब स्पेन के अंदर नहीं किया गया था, आपके सामने है, इटली के अंदर नहीं किया गया था, वो आपके सामने है, वो बात जो हमारे डॉक्टर साहब मेरा सवाल फिर नहीं समझे, मैं स्मार्ट लॉकडाउन की बात ही नहीं करी, मैंने कहा चले साइड पे रख देते हैं उस बात को, मैं ये कह रही हूँ आपको क्या लगता है कि केसेस में कमी क्यों है या ये नहीं है, आप ये कहते हैं? मैंने रिपोर्ट नहीं हो रहे, मैंने इसका तस्करा पहले कर दिया कि इसके लिए हम एज डॉक्टर्स और एज अ साइंटिस्ट अगर इस चीज को की जाए तो सारी चीज जो होती है ये डॉक्यूमेंट बेस्ड होती है, इट इज नॉट अ हेसे। मैंने आपसे ये पहले भी अर्ज किया कि यस हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे सीरियस पेशेंट्स की वो तादाद नहीं है, इसकी दो वजूहत हो सकती है, एक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी मरीज ही नहीं है, कोविड के मरीज नहीं है, दूसरा ये कि ये जो वायरस है वो अपनी इंटेंसिटी अपनी इतनी खो चुकी है कि अब आते आते म्यूटेशन के साथ उसके जो असरात हैं वो लोगों को उस बुरी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रही, और जैसे हमने शुरू में कहा था इट इज लाइक इन्फ्लुएंजा और फ्लू, मतलब उसी तरह से आती हैं बीमारियां, हमारे साथ जुकाम नजला आते हैं, डेंगू आता है। तो डॉक्टर साहब फिर ये आपका जो जवाब है ये तो वो हर्ड इम्यूनिटी वाले मौकिफ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करता, आपको नहीं लगता वो हर्ड इम्यूनिटी वाला फिर सवाल पैदा हो जाता है आपके जवाब से? नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, हर्ड इम्यूनिटी जो है दैट इज या वो इंटेंसिटी अगर नहीं रहती है या म्यूटेट करता है वायरस। जी अब मैं जो अर्ज कर रहा हूँ अगर मुझे थोड़ा मौका दे दे, अब हमने क्राइटेरियन जो निकाला है गवर्नमेंट हमारी पब्लिक के साथ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है वो कहते हैं कि चूंकि हमारे साथ मरीज हॉस्पिटल्स में नहीं है लिहाजा हमने कंट्रोल कर दिया। आज ही आपकी सिंध से जो रिपोर्ट आई है कि 80% ऑफ द पीपल दे हैव बीन ट्रीटेड एट होम, कि उसके साथ हमारा जबकि ये मानना है कि 90% उसके साथ जो लोग होते हैं उनको ये सिम्टम्स आती नहीं है और सेल्फ मतलब उसके साथ वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। So it is nothing doing with the herd उनको पता ही नहीं होता कि जी कोरोना होकर निकल गया। अब इस बयानिए को अगर हम दुरुस्त मानना चाहते हैं तो then we have to go for the investigations। जब तक हम इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते कि हमारे साथ सोसाइटी में कितने लोग थे और हमारे इस एक्शन के साथ कितने लोग ठीक हो गए और हम टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं। देखिए हम एक ही चीज के ऊपर बार बार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जोर दे रही है कि टेस्टिंग कैपेसिटी, कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत आपने ये बिल्कुल आपने बड़ा एक अहम सवाल उठाया। इंडिया के अंदर भी नहीं होते, इंडिया के अंदर हमारे दोस्त हैं और आपकी जस्ट मतलब और आपके बाकी दोस्तों के लिए कि मैं इत्तेफाक से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस इन एशिया दैट स्टैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इजराइल जाते हो, एवरी वीक हम मिलते हैं, हमारे इंडिया से प्रेसिडेंट है उसका मिलते और मैं उसका फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो हम बोलते हैं इंडिया के अंदर भी अभी ये गुफ्तगू है कि छोटे छोटे घर हैं, सोशो इकोनॉमिक है, जब वहाँ पे लॉकडाउन करते हैं या एक मरीज इन्फेक्ट होता है तो उसके साथ उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सो ये एक साइंटिफिक गुफ्तगू है जिसके साथ अभी तक कहना और इंडिया को हम कहना या बांग्लादेश के साथ जो कि इसी तरह से गरीब मुमालिक हैं कि वहाँ पे अगर लॉकडाउन किया जाता है उसके साथ सोशो इकोनॉमिक के साथ साथ हेल्थ इशू जो वो कैसे और क्या रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज इंटायरली डिफरेंट। अभी जो देखिए हुकूमत भी कहती है और अभी भी कह रहे हैं कि पिछली ईद उल फितर के ऊपर भी ईद उल अजहा के ऊपर भी कराची के अंदर भी आप देखती हैं कि हम ये सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपीज जो हम गवर्नमेंट के साथ और हम लोग भी कहते हैं लोगों से अपील करते हैं कि एसओपीज के साथ अमल करें, लेकिन आप जानती हैं कि व्हाट द एसओपीज पीपल आर मतलब एक्टिंग अपॉन, वहाँ पे कतई तौर पे कोई एसओपीज के ऊपर ये अमल नहीं हो रहा। और खुदा ना करे खातों बता दें कि अगर हम फेज 1 से गुजर चुके हैं और आप जानती हैं कि दुनिया के अंदर फेज 2 भी आता है कि अगर आपने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ ना किया, अगर आप बिल्कुल सेकंड वेव का मतलब तो दैट्स द सेकंड वेव। तो पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है कि द फर्स्ट वेव इज ऑफ एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द सेकंड वेव, कि उसके साथ हमारी एहतियाती तदाबीर हमारे इदारों को
आपकी सेकंड फेज वाली बात से मैं मेरे ज़हन में एक सवाल आया, आपकी इजाज़त से मैं पूछना चाहूँगी, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई। ये अपनी सेकंड फेज की बात की, अब हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ केसेस कम हो गए, वजह स्मार्ट लॉकडाउन है या कुछ भी है, या टेस्ट कम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में लोग कम जा रहे हैं, चले कोई भी वजह हो जाए, लेकिन हम ये सोच रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जी केसेस कम हो गए हैं, जो कि आप भी मानते हैं, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता कि ऐसे चांसेस भी हैं कि कोरोना की सेकंड वेव हमारे मुल्क में अचानक आए और हम सर पकड़ के बैठ जाएं, कह रहे केसेस कम होते होते 3 गुना 4 गुना ज्यादा बढ़ गए पहली वेव से भी। देखिए, जो सिंपल फार्मूला अपनाया जाता है ना, 1 डेथ हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100, और आप जानती हैं कि आरओ एक यूज करते हैं 1 पेशेंट दैट इज 2.5, और आप जानती हैं कि एक मरीज जो है 1 महीने के अंदर वो 400 और 6 मरीजों को इन्फेक्ट करता है, उसे 406, और उन्हीं के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। दैट इज द रीजन कि हमारी तादाद जो है एकदम से वो हजारों से सैकड़ों में और सैकड़ों से लाखों के अंदर जाती है। तो इस वजह से प्रीएम्प्टिव मेजर्स और हमें एहतियात का दामन और इस तरह से रिलैक्सेशन और शादियाने बजाने के साथ, मैं नहीं समझता ये बात दुरुस्त है। अभी ईद उल अज़हा के ऊपर हुकूमत की तरफ से हम समझते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ वेरी रिलैक्सिंग एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट मीन बाय, मतलब गवर्नमेंट इसको खुदा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट या इमरान खान साहब ही ना लिया जाए। मेरा मकसद तमाम सूबाई हुकूमतें और हमारी ज़िले हुकूमतें जो वो करते हैं। कराची के अंदर बड़ी मंडी लगी है, लाहौर के अंदर मंडियाँ लग गई हैं, बाकी शहरों के अंदर भी मंडियाँ लगी हैं, और उनके साथ SOPs के साथ, और देयर आर डिफरेंट टीवी चैनल, बशमूल आपके टीवी चैनल ने बताया कि वहाँ पे कैसे SOPs के साथ और कैसे बच्चे वहाँ जा रहे हैं और उन्हें बरामद हो रहे हैं। हैविंग सेड कि उन SOPs के साथ आज फिर अगर करके जो मेरी जो थी कि 2 किलोमीटर के ऊपर उन्होंने फिर ये मंडियाँ लगा दी। अब आने के लिए, और जो आपने भी फरमाया और मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कि अगर हमारी फेज 2 की खातिर हम एक ग्रे एरिया से गुजर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें सख्ती से अमल करना होगा। सख्ती से हमें दुनिया के जो चीजें हुई हैं उनसे हमें कोई ना कोई नतीजा हासिल करके चीजें, चाइना जैसे आपने शुरू में कहा कि वहां पे चाइना अगर लॉकडाउन इतना बुरा होता तो चाइनीज के साथ तो माइनस हो जाती, तो चाइना के साथ भी फेज 2 के वो चीजें जो आ रही हैं और बाकी ममालिक के साथ भी आ रहे, यूरोप के साथ, और हम कोई एक्सेप्शन या उसके साथ ऐसी चीज नहीं है। वी हैव। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि सख्त तरीन लॉकडाउन की जब बात की जाती है, डॉक्टर्स की जाने से भी की जाती है और कहा जाता है सख्त तरीन लॉकडाउन होना चाहिए। अगर हम भारत की एग्जांपल ले लें, चले हम बाहर के ममालिक से, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हम अमेरिका से मुकाबला नहीं करते, बरतानिया से नहीं करते, स्पेन से नहीं करते, हालांकि वहाँ केसेस ज़्यादा हैं, शुक्र है हमारे यहाँ बेहतर है, हम भारत से कर लेते क्योंकि खित्ता तो एक ही है, भारत और पाकिस्तान साथ साथ हैं। भारत में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद आप देख रहे हैं कि भारत तीसरे चौथे नंबर पर आ चुका है केसेस के लिहाज से। अगर यहाँ पे भी फिर उसी तरह सख्त लॉकडाउन होता, फिर पाकिस्तान की हालत आप भारत से बेहतर देखते? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वी आर लकी वन के मार्च के अंदर जो हमने लॉकडाउन किया, ये उसी का मतलब एक नतीजा है, जो पॉजिटिव नतीजा है कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे केसेस और वैसे ट्रेजिक केसेस नहीं हुए जो यूरोप और दुनिया, या हमारे साथ दूसरा मुल्क ईरान है, ईरान वाले हमारे साथ केसेस नहीं, दूसरा हमारा हमसाया मुल्क ईरान ही है, अफगानिस्तान वाले नहीं हुए, ईरान के अंदर जो सूरत हाल, इंडिया के अंदर जो पहले मैंने ज़िम्नन नर्स किया कि जो उनके साइंटिस्ट और वो लोग कहते हैं कि जब ये लॉकडाउन भी करते हैं और एक इन्फेक्टेड पेशेंट फैमिली के अंदर आता है और छोटे छोटे घरों के अंदर वो बंद होते हैं, मुक़य्यद होते हैं, मतलब लॉकडाउन की वजह से जब रहते हैं, तो देन देयर इज़ अ चांस, और जिसकी वजह से वहाँ पे ये सारे केसेस जो है वो बढ़े हैं। बाकी इंडिया भी मतलब इसी किस्म की उनका हेल्थ सिस्टम है, आप जानती हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिया भी हम जानते हैं कि वहाँ पे कैसा उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, गरीब मुल्क है बेचारा वो, और वहाँ पे सर्टेनली उनके साथ इसी तरह से बढ़ने के लिए ये कोई ऐसा, मेरे नज़दीक तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि इंडिया के अंदर ये ज़्यादा हो गए और हमारे साथ कम। हमारे साथ जो कम इस वजह से हुए कि मार्च के अंदर हमने रीजनेबली लॉकडाउन किया, और मैं समझता हूँ कि हमने रीजनेबली इसका शोर मचाया, वेयर एज इंडिया के अंदर वहाँ की जो तंजीमें थी देवर इन फेवर के लॉकडाउन के साथ साथ जो बजाय करके लोगों के साथ ये जी एक सिंपल सा केस होगा, सिंपल सी मतलब इन्फ्लुएंजा होगी, और इसका डेथ टोल इंडिया के अंदर जो वैसा नहीं होगा। द रीजन भी वो कहते थे जी यहाँ पे मलेरिया चुके हैं और हमारे अंदर इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, हमारी स्किन ऐसी है, लिहाजा हमारी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है। अगर आप इंडिया के लिटरेचर को या इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो उनके साथ शुरू के, आई स्पीक अबाउट द मार्च एंड अप्रैल व्हेन दे यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, जब उनकी तरफ ऐसी वबा नहीं आई थी। और मैं समझता हूँ कि एक ये चैनल है जो आता जा रहा है, ईरान से पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान से ट्रेवल टू इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश, और इसके सबको मतलब लुक्स लाइक, मतलब मे नॉट हैव एनी साइंटिफिक इसके साथ ना हो, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो इसकी ग्रेविटी है वो इस तरह से आई है कि पाकिस्तान के बाद अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया और हमारा हमसाया इधर पंजाब ऐसा
मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो शादी हॉल्स का खुलना और पार्क्स को महदूद पैमाने पर खोलना, ये फैसला आपको सही लगता है या आपको लगता है कि अभी कुछ हमें इंतज़ार करना था, ऑलमोस्ट कोई 3-4 महीने और इंतज़ार करना चाहिए था? देखिए, इसके बारे में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी साइंटिफिक लोग हैं दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। स्कूलों के लिए भी हम बड़े क्लियर हैं कि ये जो स्कूल खोलने का सितंबर के अंदर सोच रहे हैं, हम समझते हैं कि ये स्कूल खोलने का फैसला भी दुरुस्त नहीं है। इसकी खातिर भी इतनी जल्दी हमें नहीं करनी चाहिए। द रीजन भी जो हम समझते हैं कि सितंबर अक्टूबर इज द मंथ कि जिसके साथ हम कुछ कंक्लूड करने की पोजीशन में होंगे कि हमें कैसे और क्या होना चाहिए। अब शादी मॉल, शादी हॉल, किसी हद तक रेस्टोरेंट बड़े हैं, वो मैं समझता हूँ कि अगर छोटे हम खोल सकते हैं और SOPs के साथ वो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दीज आर द रेस्टोरेंट्स की हद तक जहाँ आपने कहा। बट रेस्टोरेंट डज नॉट मीन बाय कि जहाँ, मतलब मेरे लिए तो बड़ी हैरान की आप डॉक्टर फिजा देखती होंगी कराची के अंदर कुछ छोटे तंदूर वाले के पास और छोटे स्टोर वाले के पास लोगों का क्या मतलब वहाँ पे रश है और कौन से SOPs और कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग, देयर इज नथिंग अबाउट। तो वो जो रीजनेबल किस्म के हैं हुकूमत को उनको रिव्यू करना चाहिए, आई एग्री। लेकिन एज फार एज स्कूल्स आर कंसर्न, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें हमारे लिए बहुत खतरनाक और मैं आपके तवज्जो से बाकी लोगों के साथ भी एड्रेस करना चाहूँगा। दैट इज़ वन इज दी कि हमारे यहाँ हेल्थ प्रोफेशनल्स का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। जितने हेल्थ प्रोफेशनल्स ने हमारे यहाँ पे दी है, मतलब कुछ यूरोपीय ममालिक के बाद, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर। और दूसरा नंबर हमारे साथ जो डेथ टोटल बच्चों के साथ आया, बच्चों के साथ देखें डॉक्टर साहब, बच्चों के अंदर हमारा डेथ टोल दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इस कोविड-19 की वजह से। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। डॉक्टर साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, बड़ा अवामी सवाल है आवाम के लिए, जितने लोग टीवी देख रहे हैं, कि जब हम फ्रूट या सब्जी लेने के लिए जाते हैं, आपको पता है आप भी ग्रोसरी करने जाते होंगे, हम लोग भी जाते हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो रेडी पर बहुत बूढ़े हजरात जो हैं, बहुत सीनियर सिटीजन है, कोई 60 से ऊपर है, बुजुर्ग है, वो अगर मेहनत करे तो मेरी कोशिश होती है बड़े स्टोर से ना खरीदूँ, उस रेडी वाले से फ्रूट लेके सब्जी लेके थोड़ा ज़रा मुझे अच्छा फील होता है। बहुत से लोग ये करते होंगे, आप भी। लेकिन मैंने देखा है कि वो जो रेडी पर होते हैं उनके कोई SOPs नहीं होते, स्टोर्स वाले SOPs को फॉलो करते हैं। उन्होंने मास्क नहीं पहनना होता, चले ग्लव्स नहीं भी पहने, मास्क पहने। फिर मैं अक्सर कहती हूँ कि जी आपने अंकल मास्क क्यों नहीं पहना, मास्क पहने, समझाने की कोशिश करती हूँ। अब अगर हम लोगों ने उन लोगों से फ्रूट या सब्जी लेनी है और उन्होंने मास्क नहीं पहना, एक तो हमारा काम है कि हम उनको एथिकली समझाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करें। उसके अलावा हम फिर क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं इख्तियार कि हमने अगर मास्क लगाया, हमने अपनी प्रोटेक्शन पूरी की हुई है, तो हम खुद को सिक्योर समझें। ये तमाम नाज़रीन जानना चाहेंगे। डॉक्टर फिजा, आई अप्रिशिएट, मैं भी पहले बड़ी दुकानों से खरीदने और बड़े बड़े स्टोर, लेकिन मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो रेडी वाले और जो हैं उनके साथ अब तो एक मैं भावताव नहीं करता हूं, जो कहते हैं समझता हूं उसी तरीके। सो आई अप्रिशिएट, और सोसाइटी में जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया, मैं समझता हूं उनको ये अपनाना चाहिए। दूसरी चीज आपकी, जो उन लोगों ने अगर मास्क नहीं पहना, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से हमारी है कि हमने लोकल लैंग्वेजेस एक्सेंट्स के अंदर हमने उतना लोगों तक ये शऊर नहीं पहुंचाया कि लोगों के साथ हो। हम में कमी है एज एसोसिएशंस, आई एग्री। और यानी हमें कैंपेन चलानी चाहिए कि हम उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें या हम उनको बताएं, उनको गाइड करें, ठीक है, एजुकेट करें। साहब, आई एम रियली सॉरी, वक्त की बहुत कमी है और मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। बात करी थी मैं ब्रेक से पहले पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में होने वाली कमी के हवाले से और हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली कि क्या जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है उसकी वजह से कोरोना के केसेस पाकिस्तान में बाकी ममालिक की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो कम है। अच्छा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी और जानने की कोशिश करूंगी इस सेगमेंट में कि पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने के बाद जो मईशत है, मईशत की बहाली कब तक मुमकिन हो सकेगी। मेरे साथ मौजूद होंगे इस सेगमेंट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो मुल्क की माशी हालत है, इसको देखते हुए इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया, आपके मुताबिक ये कितना दुरुस्त फैसला था? देखिए, ये तो एक डिबेटेबल बात है, लेकिन चूंकि आपने मईशत के साथ में बात की है तो मैं ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा कि पहले ये देख लिया जाए कि 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था और फरवरी 2020 जब कोरोना का मसला नहीं था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी। क्योंकि अगर कोरोना ये लॉकडाउन आप स्मार्ट करें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो पहले तो ये देखना है कि जब कोरोना नहीं था उस वक्त क्या सूरत हाल थी और उसके बाद
लॉकडाउन के अलावा कोई बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में माशी पॉलिसियों में आई है या नहीं, मेरे ख्याल से ये बुनियादी सवाल है। अब मैं आपसे ये पूछ दूँ कि इस जो स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं या हुकूमत के, जब ये हुकूमत आई थी तो इनको विरसे में मिली थी ग्रोथ रेट 5.5%। जब 2019 का पहला साल था, कोरोना नहीं था, उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट हुआ 1.9%, जो ईस्ट पाकिस्तान की फॉल के बाद 48 ईयर्स में तीसरी बदतरीन काट कर दी थी। उसके बाद फरवरी 2020 में आ जाएं, क्योंकि कोरोना आया मार्च में, तो फरवरी 2020 में जो आलमी बैंक ने कहा था कि 30 जून 2020 तक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा 2.4% रहेगा, यानी, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये था कि 2%, जो 2% था ये 4th वर्स्ट होगा ईस्ट पाकिस्तान की फॉल के बाद। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे मुल्क की आबादी 2.4% बढ़ रही है और कोरोना से पहले 2% या 1.9% ग्रोथ रेट है, तो गुर्बत और बेरोजगारी तो बढ़ रही थी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये तो नहीं है ना कि मुकम्मल खोल दिया। तो फिर ये 2% का जो टारगेट रखा है 2021 के लिए, ये मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक है। बहुत हुआ तो 1% होगा, या शायद खुदा न खास्ता नेगेटिव होता है। ये तो इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है। मगर जो दूसरी बड़ी अहम बात है कि आम आदमी तो कहता है कि ग्रोथ रेट की बात ना करें, महंगाई की बात करें। तो महंगाई में आपको पता है कि जनवरी 2020 में जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं, वो पाकिस्तान में ग्रोथ रेट, वो जो अफरात ज़र था, वो 14.6% था, और देही इलाकों में खाने पीने की अशिया का 23.8%, यानी 24%। और इनके आने से पहले 3 वर्षों का जो अफरात ज़र था वो 4% था। तो अगर 4% से ये 14.6% पर आ गया जनवरी 2020 में, जब कोरोना नहीं आया था, तो इसका मतलब ये था कि ये माशी पॉलिसियाँ और इंटरनेशनल हालात, तो क्या उस कोई बड़ी तब्दीली हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों में लाई है, ये इस बात का फैसला करेगी कि हम 2020 में क्या देखने वाले हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तीसरी बात ये थी कि मुल्क चलता है वसाइल से, अच्छा डॉक्टर साहब, जी टैक्सेस से। तो अगर मैं ये अर्ज करूँ, आप कंप्लीट जी 5 साल मुशर्रफ के, 5 साल पीपल्स पार्टी के और 5 साल PMLN के, ये जो 15 साल थे, इसमें 5 साल में हमारा टैक्स रेवेन्यू दुगना होता रहा। ये रिकॉर्ड पर है, 5 साल में दुगना, तीनों हुकूमतों में। अब ये 2 साल में, 2 साल नहीं, बिल्कुल सही, 2 साल में टैक्स रेवेन्यूज नहीं बढ़ा और दूसरे अखराजात बढ़ गए, तो मेरे मुल्क पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इसको भी सोच लेना चाहिए। और उसका क्या इम्पैक्ट ग्रोथ रेट पर, आम आदमी की हालत पर, तरक्याती अखराजात पर, सोशल एक्सपेंडिचर पर होगा, ये बुनियादी सवालात हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जो मुल्क की अभी माशी हालत हम देखते हैं, उसमें हुकूमती इक़दामात हम देखते हैं, जो भी हुकूमत आती है वो अपने तौर पे यही कहती है कि हम तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, बेस्ट हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बेहतर इक़दामात करें। लेकिन बात यह कि आप जिस तरह मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, माहिर माशियात हैं, तो मैं तो आपसे जानना चाहूँगी कि जो मुल्क की माशी हालत पर हुकूमत के इक़दामात हैं, आप 10 में से कितने नंबर देंगे मेरिट पर? देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूँ कि 1980 से अब तक, जी 2018 तक, ये जो 38 साल हैं, इसमें हमारा ग्रोथ रेट जो रहा है औसत 4.7% रहा है। और इस हुकूमत के दौर में जो है वो मैंने बताया कि 1.9 और 2% अब माइनस में आ गया। तो बुनियादी चीज़ ये थी कि अगर मैं एक जुमला कह दूं, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। अगर इमरान खान साहब ने जो अपनी 10 नुकाती हिकमत अमली की थी इलेक्शन से कुछ पहले, जो उनके 2013-2018 के एजेंडे के मुताबिक थी, अगर उस पर हम 50% अमल करते तो हम कोरोना वायरस से निमट सकते थे। लेकिन अगर 100% अमल ना करें तब भी इतनी परेशानी की बात थी। उससे 100% इनहराफ करना जो है ना, दैट इज़ ए डिज़ास्टर। आप इनहराफ कैसे कर सकते हैं, मेरा सवाल ये था। अब अगर हमने ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर हम जो है टैक्सों की मुनसिफाना पॉलिसी नाफिज कर देंगे, एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात ले आएंगे, अगर ये दोनों चीज़ें आप रिवर्स कर दें, यानी टैक्स एमनेस्टी इस हुकूमत ने 3 लेकर आ गए, 3 टैक्स एमनेस्टी, इतनी जल्दी तो नहीं आया करती। और उसके बाद कानून ये बना दिया था कि जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएगा उससे फिर हम टैक्स ले लेंगे और उस पर जुर्माना करेंगे और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। अब 3 टैक्स एमनेस्टी तो ले आए, लेकिन लोगों को ये पता था कि कुछ नहीं होना, तो 1.5% पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तो अरबों रुपए की माफ़ करा ली। लेकिन उसके बाद जो एक्शन होना था वो हमें पता है कि हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि दबाव की वजह से हम ये नहीं कर सके, और वो जो कई हज़ार अरब रुपए के नाजायज़ असासे हैं वो लोग मज़े कर रहे हैं मगर आवाम कुछ ले जा रहे हैं। अगर ये चीज़ आप देखें, और मैं अगर ये एक जुमला
एक और अर्ज कर दूं मैं आपसे कि जैसे मैंने कहा था कि इनको 5.5% की शरह नमू और 4% अफरात ज़र, मैं एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर दिया, ये रिकॉर्ड पर है, वो ये है कि जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे हमारा ग्रोथ रेट औसत जो होगा वो 3% होगा, जबकि 38 बरसों का 4.7 था। हमारा अफरात ज़र जो 4% इनको मिला था वो 6% से ज़्यादा होगा। तो आवाम का तो ताल्लुक इन्हीं दो चीज़ों से है ना कि हम ग्रोथ नहीं हो रही और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो रोज़गार है मिल देता है वो माइनस में जा रहा है, हमारा अभी तक माइनस में जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ समझनी, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी की जो बातें की जाती हैं, आप भी सुनते होंगे हम भी सुनते हैं, बेहतरी सिर्फ अदाद शुमार तक महदूद है। आम आदमी उस बेहतरी का फ़ायदा उठाने में नाकाम ही दिखाई देता है और पहले तो ये वो आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जो बेहतरी की बातें की जा रही हैं ये ज़बानी जमा खर्च है, क्योंकि जब तक उनको प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आएगा वो तो यही कहेंगे कि सिर्फ बातें की जा रही हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात करता हूँ, एक तकरीरों में आदाद शुमार होते हैं, एक आदाद शुमार वो होते हैं जो वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक देता है। तो वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार हैं वो तो बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल बता रहे हैं, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर आज़म और वज़रा वो जो तकरीरों में बातें करते हैं वो बड़ी खुशकुन होती हैं। तो ये जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही कि हुकूमत के आदाद शुमार में कहीं बेहतरी नज़र आ रही है, इसलिए कि लेकिन ये आज इस हुकूमत के साथ नहीं है। अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि 1993 से अब तक पाकिस्तान में 6 हुकूमतें आईं, 6 के 6 ने कहा दिवालिया हुकूमत है, 6 के 6 ने कहा कि जी हमने इक़्तिसादी मुआवजे दिखाए हैं और उनके रुखसत होने के बाद हम फ़ौरन IMF के पास गए। अभी अगली दफ़े फिर ये होने जा रहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम कतई नहीं है, जैसे ये रुखसत होंगे तो फिर हम एक मरतबा फिर IMF के पास जाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान में अब फैशन है 1993 से अब तक कि पिछली हुकूमत को चोर डाकू के हैं। और अब एक नई चीज़ आ गई है कि तमाम नाकामियाँ कोरोना के खाते में। मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया कि कोरोना से पहले अगर हालात ख़राब थे, खुदा के लिए कोरोना के खाते में डालने के बजाय अपनी पॉलिसियों में इस्लाहात करें, क्योंकि इस मुल्क में बड़ी जान है, हमारी मईशत में बड़ी सकत है, हमारे लोगों में, हमारे किसानों में, हमारे सनतकारों में, हमारे ताजरों में, हमारे मजदूरों में बड़ा पोटेंशियलिटी है। लेकिन अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि हमने अशराफी या एलीट की मईशत बनानी है, जो बैरूनी एलीट है जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और यूरोप है, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और पाकिस्तान के जो एलीट है कोई 5 मिलियन, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके इक़्तिदार को बरकरार रखना है, तो फिर ना मईशत ठीक होगी, ना खुदसारी आएगी और ना अवाम जो है उनको कोई बेहतरी नजर आएगी। जी जी हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि ऑपोजिशन के पास ऐसे ऐसे प्लान होते हैं ना, वो भी बस बता रहे होते हैं। तो मैं आपसे ज़रा हकीकत जानना चाहूँगी कि मईशत की बहाली के हवाले से जो ऑपोजिशन के पास प्लान्स हैं, जिसका वो इज़हार करते हैं वहाँ पे बहुत प्लान्स हैं, आपको नज़र आता है कि वाकई इसमें कुछ सदाकत है, हकीकत है, या ऑपोजिशन के जो मईशत बहाली के दावे हैं वो महज हम कह सकते हैं कि सियासी बयानात हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, या फिर हुकूमत की टांग खींचना, मकसद ये सिर्फ? 100% आपने सही कहा, उसका सबूत मैं आपको दे दूँ। देखिए पिछले अगर आप देखें तो 2013 से 18 तक जो है वो, या 2008 से अब तक तीनों पार्टियां हुकूमत में रही हैं। लेकिन एक ख़ास बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि PTI जो है वो 2013 से 2018 में इक़्तिदार में रही और 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी रही, उसके बाद PMLN ने, उन तीनों ने बशमूल PTI के यकसा पॉलिसियाँ अपनाई। यानी 2013 से 18 तक PTI ने जो पॉलिसियाँ तालीम के में अपनाई, एलोकेशन में, सेहत में अपनाई, टैक्सेस में अपनाई, वही थी जो पंजाब और सिंध में अपनाई। तो आज जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इस्लाहात इसलिए नहीं आ रही कि इनके पास अक्सरियत नहीं है और दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन 2013 से 18 में मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने तालीम की एलोकेशन, सेहत की एलोकेशन और टैक्सेस, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर, जो सूबों का मसला था, सूबे खुद मुख्तार थे 18वीं तरमीम और 7th NFC वार्ड के तहत, वही किया था जो सिंध ने किया था और जो पंजाब ने, और तीनों में कोलूजन है। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, कोलूजन इस तरीके से है कि जो अपोजिशन में पार्टीज होती हैं सूबों में, वो ये कहती है जी वफाक ने हमें लूट लिया, पैसे नहीं दे रहे, लेकिन अंदर से एग्रीमेंट ये हुआ है कि चारों सूबों ने 800 अरब रुपया जो वफाक से उनको मिला था NFC वार्ड के तहत, वो खर्च नहीं किया, बल्कि उसको बजट खसारे के लिए इस्तेमाल किया 800 अरब रुपए, और तालीम का बजट काटा, सेहत का। लेकिन इल्ज़ाम ये वफाक पे लगाते रहे कि हमें पैसे पूरे नहीं मिल रहे क्योंकि टैक्सों का हदफ हासिल नहीं हुआ। अब उन चारों सूबों से ये पूछा है कि अगर हदफ हासिल नहीं हो रहा था, आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, आप वफाक पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो आपने 800 अरब रुपए ये इसलिए किए कि गठजोड़ था कि हम एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम तालीम का बजट नहीं बढ़ाएंगे, और वफाक जो है ना वो
हमें इस तरह से करते रहे। ये गठजोड़ है, ठीक है, गठजोड़ था ये, ठीक है। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब बहुत शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी, वक्त की कमी से और भी हम बहुत मुस्तफीद हो सकते थे इकोनॉमी के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे टिकटॉक और यूट्यूब के हवाले से बड़ी खबर, और मेरे साथ मौजूद होंगे खुसूसी नुमाइंदा बोल न्यूज़ सदीक जान। वेलकम बैक नाजरीन। टिकटॉक, पबजी और यूट्यूब के मामलात आखिर क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने यूट्यूब पर मौजूद जो काबिल एतराज़ मवाद है उस पर क्या रिमार्क्स दिए हैं? इस इशू की इब्तिदा आखिर कब हुई? इसी पर मजीद बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, ये पबजी, टिकटॉक और यूट्यूब पर पाबंदी की जो खबरें हैं, इसकी हकीकत क्या है? देखिए, ये हमने पहले देखा कि पबजी पे बैन का मामला हो या टिकटॉक को वार्निंग देने का मामला हो, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब रिमार्क्स है यूट्यूब पे जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके हवाले से, तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, हर जगह एक तशवीश थी और ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट शायद यूट्यूब को बैन करने जा रही है। ऐसा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो तशवीश है, जो सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट का, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये एतराज़ है, यानी किसी का भी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, कोई रूल्स नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ। अब मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क्स तो ज़रूर दिए हैं। अब यहाँ पे जो इदारे हैं उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। वो कहते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो हम डिलीट नहीं कर सकते। हाँ। हम यूट्यूब को कंप्लेंट कर सकते हैं, फैसला उन्होंने करना है। और यहाँ पे मसला यह है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हुकूमत कुछ सोशल मीडिया लॉज लाने के हवाले से प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसा शोर बरपा हुआ कि बस आज़ादी इज़हार राय पे कदम लगने जा रही है, तबाही होने जा रही है, बर्बादी होने जा रही है, और फिर वो मामला डिले हो गया। लेकिन आपको सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा। पबजी को बैन करना कोई हल नहीं है। टिकटॉक, अब देखें ना, पहले पबजी पे चले, बात कर जस्टिफाइड है, लेकिन इस तरह की एप्स और फिर यूट्यूब के हवाले से जो एक तशवीश है, अगर ये प्लेटफॉर्म्स अब बंद कर देंगे तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। पहला नुकसान ये कि आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में इस तरह की जो एप्स हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करते और वो हम बैन कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो लोग इससे जो जैसे मैंने पबजी की बात की, जो नौजवानों से पैसे कमा रहे थे वो अब ज़ाहिर है बेरोजगार हो गए हैं। फिर इसके अलावा यूट्यूब देखें, पाकिस्तान में लाखों डॉलर्स हर माह जो हैं वो बाहर से आते हैं पाकिस्तान में, बहुत इनकम आती है। और इससे भी बड़ा नुकसान यह है कि आप इमेज क्या देंगे पूरी दुनिया को कि आपने यूट्यूब को बैन कर दिया है। पहले भी हमने बैन किया, उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो आज इस पे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा। और सदीक, उससे एक नुकसान ये भी होगा कि अगर वो बैन हो जाता है तो जाहिर बात है हम बाकी दुनिया के मुकाबले में सोशली हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। देखें, ये तशवीश सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन करना नहीं जा रही, ना ही सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन करेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये चाह रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए। जस्टिस मुशीर आलम साहब उस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब थे, जस्टिस ये रेगुलेट किया जाए, बैन ना किया जाए, उनका जी रेगुलेट किया जाए। और अगर कोई गैर अखलाकी मवाद है, अगर कोई किसी के ऊपर अटैक्स हैं, किसी को जो है वो किसी के खिलाफ ऐसी कोई मुहिम चलाई गई है उसको बदनाम करने के लिए इदारों को या शख्सियात को, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है। अच्छा सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, नाजरीन भी जानना चाहेंगे ना, आपकी बात में से बहुत सी बातें निकलती हैं, बहुत से सवाल निकलते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी के खिलाफ कोई खबर है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई डिफेम हो रहा है, किसी की इज्जत उछाली जा रही है, जिस तरह किया जाता है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो फिर क्या वो बंदा कंप्लेंट करेगा, फिर उस मवाद को हटाया जाएगा? उसका कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा? क्योंकि हमारे मुल्क में हमने देखा है कि बड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि इंसान कहता है इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने के बजाय बैठे ही रहें। सॉरी टू से, ये बड़ी एक मैंने कड़वी बात की है जो कि हकीकत है। बिल्कुल ये हकीकत है। आप देखें, कोई भी कंप्लेंट करता है, किसी डेफेमेशन के लॉज का देख लें, आप अदालत में जाते हैं, यानी किसी ने कंप्लेंट करी, सॉरी आपकी बात काट रही हूं, किसी ने पुलिस स्टेशन जाना है ना, तो लोग कहते हैं पुलिस स्टेशन जाने से बेहतर है कि मामला दबाई दिया जाए, क्योंकि आगे रवैये का पता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो मैंने आपको कहा कि साइबर क्राइम के हमारे लॉस का भी मसला है, हमारे इदारों का भी मसला है। हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स बहुत कम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी वो नहीं है, हमारे पास सिस्टम वो नहीं है। इस मामले में बहुत इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से इक़दाम की ज़रूरत है। आपको तादाद बढ़ानी चाहिए। आप देखें
आपने देखा होगा कितनी फीमेल्स हैं जिनको सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी तस्वीरें वहां से उठा के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे शेयर की जाती हैं, क्या कुछ किया जाता है। और जिसकी मर्जी आप सोशल मीडिया पे बैठ के आप उसको बदनाम कर दें, उसके ऊपर उसकी पगड़ी उछालें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो रूल अच्छा सिद्दीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, मैं याद करवाती चलूं, आपको याद होगा बल्कि शायद आपने भी मुझे एक अकाउंट की एक ट्वीट भेजी थी, ट्विटर पे एक अकाउंट, बल्कि काफी अकाउंट्स बने हुए मेरे नाम से, तो मुझे काफी लोगों ने राब्ता किया कि एक ट्वीट थी शायद बिलावल के बारे में थी, आई डोंट नो किसी के बारे में थी, तो मुझे किसी ने कहा तुम्हारे अल्फाज हैं, तो मैंने हर किसी को मैसेज में रिप्लाई करके बोला कि ये मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है। फिर मैंने अपने ट्विटर हैंडल से जाके ट्वीट की कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, इसको रिपोर्ट किया जाए। और मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर_फिजा खान इस नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, FIZAKHAN। इसके अलावा जितने भी फेक अकाउंट्स हैं प्लीज तमाम को अनफॉलो कर दें, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सिद्दीक मैं आपके सामने हूं, आपने भी 2-3 अकाउंट्स मुझे बताए कि ये आपके नाम से ऑपरेट हो रहे हैं, आपके अकाउंट्स बने हुए फेक, तो इसके डसे में तो आप और मैं खुद भी हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? और ना जाने कितने आपके मेरे जैसे हैं। बिल्कुल बहुत से पाकिस्तानी हैं, बल्कि हमने इसी प्रोग्राम में एक सामने मामला लाए थे कि जहां पे तहरीक इंसाफ की एक खातून MNA का नाम इस्तेमाल करके और बहुत सारी लड़कियों को जो है वो लाहौर बुलाया गया, और वो बड़ा एक बहुत बड़ा वो स्कैंडल था। लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज कराई, FIR हुई, मुलजिम गिरफ्तार हुआ, उसके बाद फिर वो रिहा हो गया। तो ये बहुत बड़ा मसला है, तो यही कोर्ट का कंसर्न है। आप देख लें जो काजी फायज साहब को धमकियों का मामला हो, दीगर ये जो अभी एक तौहीन अदालत का एक और केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि, और आपको याद होगा आज से 1-1.5 माह पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक उनकी तरफ से एक बात आई थी कि जुडिशरी के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उन्होंने DGFIA को कहा था कि आप एक्शन लें और आप कार्रवाई करें, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मसला ये है कि कवानीन भी बनाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी अपने इदारे की बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छे लोग लाने की ज़रूरत है, अच्छे माहिरीन लाने की ज़रूरत है। अगर हमने इस सोशल मीडिया को रेगुलेट ना किया तो फिर ज़ाहिर है इन चीज़ों को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, ये सारी चीज़ें। किसी भी चीज़ को बंद करना हल नहीं है, उसको रेगुलेट किया जाए और हल नहीं है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने बनवाए जाए, और उनको ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान के कवानीन यानी सिद्दीक अब आखिरी 30 सेकंड्स हैं, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। यानी कंक्लूजन ये है कि आपका हल होना चाहिए, ये नहीं किसी चीज का हल ये नहीं कि आप उसको बैन कर दें, उसको रेगुलेट करें, उन मसाइल का हल तलाश किया जाए कि उसको रेगुलेट कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, रेगुलेट किया जाए, बैन हल नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन करने जा रही है। ये मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बैन करने जा रही यूट्यूब को। ठीक है जी, जिन लोगों को लगता था कि जी शायद यूट्यूब बैन होने जा रहा है, तो सदीक जान ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन नहीं करने जा रही, बल्कि इसको रेगुलाइज किया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं शुक्र का कलमा पढ़ेंगे कि अगर सोशल मीडिया पे जो भी किसी का नाम यूज़ कर रहा है, किसी को डिफेम कर रहा है, किसी के नाम से भी ट्विटर हैंडल अकाउंट बनाया हुआ है, किसी के नाम से भी आप फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हैं, किसी की भी तस्वीर को शेयर किया जा रहा है, तो तमाम लोग सुख का सांस लेंगे इंशाल्लाह। सदीक बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तजिए के लिए। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।